दोस्तों देश में एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा यहाँ पर काफी ज्यादा तेज चुकी है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि संसद के द्वारा शुरू किए गए 18 सितंबर में विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल यहाँ पर पेश किया जा सकता है। रामनाथ कोविंद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी यहाँ पर डिसाइड कर दी गई है। चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, सरकार को इसे लागू करने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, इसके लागू होने के बाद देश में किस किस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर देखेंगे और सरकार को इससे क्या नुकसान भी यहाँ पर झेलने पड़ सकते हैं, और क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पर यह नियम पहले से लागू है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। अब सभी को ज्ञात होगा कि देश में फिलहाल केंद्र सरकार के चुनाव अलग समय पर करवाए जाते हैं और अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर करवाए जाते हैं। इसीलिए अब देखिए कि कुछ ही महीनों के अंतराल में देश में लगातार चुनाव यहाँ पर होते रहते हैं। इस कारण से हमारे देश के नेता देश के विकास के कम बल्कि चुनाव पर ज्यादा ध्यान केंद्रित यहाँ पर करते हैं। अब अगर ये बिल देश में पास हो जाता है तो जनता को एक ही समय पर देश का प्रतिनिधि भी चुनना पड़ेगा और उसी समय पर राज्य का प्रतिनिधि भी चुनना पड़ेगा। हालांकि ये करवाना कोई आसान बात नहीं है। इसे सुनते ही आपके मन में एक सवाल आना लाजमी है कि क्या हमारी लोकल बॉडीज अर्थात पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी इसी समय करवाए जाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन में केवल और केवल राज्य और केंद्र सरकार के चुनाव ही एक साथ होंगे, बल्कि पंचायत तथा नगर पालिका के चुनाव अपने समय पर 5 साल में यहाँ पर करवाए जाएंगे। हालांकि स्वीडन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर तीनों चुनाव एक साथ एक समय पर करवाए जाते हैं। जी हाँ, स्वीडन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा नगर पालिका पंचायत के चुनाव प्रत्येक 4 साल में सितंबर के दूसरे संडे को एक साथ ही यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों ये बात सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद देश के लिए कोई नई नहीं है, बल्कि हम 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में हम 4 बार लगातार देश में वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट करवा चुके हैं। लेकिन 1967 के बाद कई सारे राज्य ऐसे थे जहां पर कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और वहां की सरकार को कुछ समय के लिए डिसॉल्व यहां पर कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि असम, हरियाणा, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे राज्य जहां पर 1965 से लेकर 70 कुछ समय के लिए इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और यहाँ की सरकारों को डिसॉल्व कर दिया गया, जिस कारण से एक साथ चुनाव करने का क्रम जो है टूट गया। इसके बाद से सभी राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। अब हम बात करते हैं कि सरकार को इस नियम को लागू करने में किन किन समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। सरकार को सबसे बड़ी समस्या है कि एक साथ चुनाव करवाने में। आप सभी को ज्ञात होगा कि लोकसभा के चुनाव देश में 2024 में होना है, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव 2024 में, चलिए इनका चुनाव तो केंद्र सरकार के साथ में हो सकता है, लेकिन दिल्ली और बिहार के चुनाव 2025 में होना है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के चुनाव तो 2022 में हुए थे, मतलब इनका चुनाव तो अगला 2027 में होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य जिनके चुनाव 2023 में यहाँ पर होने वाले हैं। तो अब सरकार को सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है कि क्या वो राज्य सरकार जिनका टर्नओवर अभी बाकी है, क्या उनको विघटित कर दिया जाएगा, या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों का कार्यकाल जो है वो क्या 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा? ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। चलिए हम मान लेते हैं कि सरकार ने सेटलमेंट काफी ज्यादा आसानी से कर भी दिया, उसके बावजूद इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन यहाँ पर करना पड़ेगा और संशोधन करने के लिए लोकसभा राज्यसभा से पास करने के बाद इसे 28 राज्यों की विधानसभा के पास में भेजना पड़ेगा और आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। ये सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टास्क यहाँ पर हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से देश को क्या फायदा होगा। अब सभी को पता होगा कि हमारे देश में चुनाव के समय पर पानी की तरह पैसा बहा जाता है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का तो खर्चा होता ही है, साथ साथ सरकार का या इलेक्शन कमीशन का भी काफी ज्यादा खर्चा यहाँ पर होता है। अगर हम 2014 की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 के चुनाव में लगभग 3800 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर आया था। जी हाँ, और ये डाटा 2019 में और भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। जब केंद्र सरकार का चुनाव करवाने में इतना पैसा खर्चा होता है तो हम एक अप्रोक्स मान लेते हैं कि राज्य सरकार का चुनाव करवाने में भी कम से कम 300-400 करोड़ तो खर्चा होता होगा। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो 1951 में प्रति वोटर सरकार को इलेक्शन करवाने का जो खर्चा है वो 1 रुपए से भी कम आता था। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं 2019 के चुनाव की, तो प्रति वोटर सरकार को खर्चा यहाँ पर 46 रुपए तक पड़ चुका है। जी हाँ, इतना ज्यादा खर्चा यहाँ पर बढ़ चुका है। इसका अर्थ यह है कि अगर देश में एक साथ चुनाव हो जाते तो ये सारा खर्चा सरकार का बचेगा। हम पॉलिटिकल पार्टी के
खर्चे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वो खर्चा जो सरकार का यहाँ पर होता है। पॉलिटिकल पार्टी का तो काफी ज्यादा खर्चा यहाँ पर होता ही होगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन से काफी ज्यादा नुकसान भी छोटी पार्टियों को यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी देश में चुनाव होते हैं तो एक पॉलिटिकल या किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक हवा चलती है। उस हवा में ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी पार्टियां हवा में बह जाए और उनको काफी ज्यादा नुकसान का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। चलिए अब हम दुनिया के पर्सपेक्टिव में इसकी बात करते हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो इस प्रकार का नियम वन नेशन वन इलेक्शन लागू करता है? तो आंसर है हाँ। यूरोप के 2 देश बेल्जियम और स्वीडन, मैंने अभी आपको बताया स्वीडन में इस प्रकार नियम लागू है, और साथ ही अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसके स्थान पर वो नए शब्द का प्रयोग करते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन यहां पर उसे कहा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है वो स्वीडन से यहां पर कंडक्ट किया है, और स्वीडन को देखकर केवल भारत ही प्रभावित नहीं हुआ है बल्कि हमारा पड़ोसी इंडोनेशिया ने भी प्रेरणा लेकर अपने देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की घोषणा करी है। जी हाँ, 2024 में इंडोनेशिया भी अपने देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने जा रहा है। इंडोनेशिया की टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो 28 करोड़ है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वो लोकतांत्रिक देश यहाँ पर। अगर इंडोनेशिया ऐसा कर देता है तो इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश होगा जिसने एक दिन में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव यहां पर करेंगे और ये रिकॉर्ड अपने नाम पर यहां पर कर देगा। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें आसानी समझ में आई होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।